हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट क्लास में हमने बॉडी सिस्टम्स वाला जो टॉपिक है पूरी तरह से वाइंड अप कर लिया था। सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स को हमने डील अप कर लिया था। अब जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन। ओके, अगर आप सिलेबस में देखते हो तो सिलेबस में इवोल्यूशन का कहीं पे भी नेम मेंशन नहीं करा गया है, बट प्री में भी देखा हो, मेंस में भी एक टर्म वो यूज करते हैं, बेसिक नॉलेज अबाउट साइंस, ये बोला गया है। जो हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होकर कैसे हम और आप बने, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो इसी वजह से इवन तो ये टॉपिक सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लस इवन तो सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के अगर हम लास्ट 3-4 ईयर्स के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्जर्व करें, मेंस के क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करें, वहां पे इवोल्यूशन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एज ए 6 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है। तो इस वजह से इस टॉपिक को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। अगेन ये इवोल्यूशन वाला टॉपिक प्री के पर्सपेक्टिव से नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ कुछ एस्पेक्ट्स इसके होंगे जो प्री पर्सपेक्टिव से भी मतलब डील करेंगे, जो कि हम स्पेसिफिकली मेंशन करा देंगे। ठीक, सो स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो देखते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज प्रोसेस बाय व्हिच लोअर लाइफ फॉर्म्स ग्रेजुअली मॉडिफाई गिविंग राइज टू हायर लाइफ फॉर्म्स देयरबाय जनरेटिंग डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। ये इवोल्यूशन का डेफिनेशन है जो हमारे लिए 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। So what is evolution? It is a process by which lower life forms gradually modify, giving rise to higher life form. एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखें, जिंदगी की शुरुआत बिलियन ऑफ ईयर्स एगो कहाँ पे हुआ था? समंदर में हुआ था। हाउ? एक बैक्टीरिया के फॉर्म में मतलब लाइफ की शुरुआत हुई थी, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन समय के साथ आफ्टर जनरेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल, वो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया डेवलप होते होते मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर उसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स, एनिमल्स सब इवॉल्व हो गए। तो ये जो चेंज है, जहां पे एक सिंपल लाइफ फॉर्म, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गई, या फिर एक लोअर लाइफ फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिज्म जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे, मंकीज। वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज। तो मंकीज की अगर हम बात करें, वो हमारे पूर्वज हैं, ठीक। उनके लाइफ साइकिल को देखिएगा, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखिएगा, दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ब्रेन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, टूल यूज उन्हें आता नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, ठीक। लेकिन वही मंकीज जब इवॉल्व हुए, हम और आप बने, हम नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, लैंग्वेजेस, अनगिनत लैंग्वेजेस हमने इवॉल्व करवाई हैं, ठीक। मॉडर्न इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये वही ह्यूमन है जो किसी जमाने में कुछ मिलियन ईयर्स पहले बंदर थे। तो ये जो चेंज है, ये जो डेवलपमेंट है, यही इवोल्यूशन है। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज अ चेंज ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म to a complex organism, lower organism to a higher organism, ठीक। और ये जो चेंज है, एक जनरेशन 2 जनरेशन में नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस में होता है। ये मिलियन से लेके बिलियन ईयर्स तक टाइम लग जाता है, जब एक सिंपल लाइफ फॉर्म इवॉल्व होते होते, चेंज होते होते एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। It is described as organic evolution which has decent modifications. इवोल्यूशन डिसेंट मॉडिफिकेशन के साथ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सडनली बड़ा चेंज है, ऐसा कुछ होता नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। जैसे आपके हाथ की उंगलियों को देखते हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आपके जो थंब है, हाथ में जो थंब है, जो बड़ी उंगली है, या फिर जो आपका लिटिल फिंगर है, हर जनरेशन में धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, बहुत बारीक है, डिसेंट मॉडिफिकेशन। लेकिन जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, बस यही डिसेंट मॉडिफिकेशन आगे चल के आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस, आफ्टर मिलियंस एंड बिलियन ईयर्स होगा क्या? जब नया ह्यूमन बीइंग बॉर्न आउट हुआ, उसके पास हो सकता है उसके पास ये जो बड़ी फिंगर है, थंब है, वो गायब हो गया होगा, उसके पास हो सकता है उसकी जो छोटी लिटिल फिंगर वो गायब हो गया होगा। अब वो जो ह्यूमन बीइंग है वो टोटली डिफरेंट होगा। हमारे पास 5 उंगलियां, उसके पास हो सकता है 3 उंगलियां हो, 4 उंगलियां हो। अब वो क्या है? एक इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है। क्या आप तब भी कहोगे कि ये ह्यूमन है? नहीं, क्योंकि ह्यूमन के लिए तो हम कहते हैं दोनों हाथों में 5 उंगलियां, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास 5 से कम उंगलियां होंगी। अब वो ह्यूमन नहीं रहेगा, वो इवॉल्व होकर कुछ और बन गया हुआ। तो इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, एक झटके में नहीं होता, एक जनरेशन में नहीं होता,
सदियां लग जाती है, जनरेशन्स लग जाती हैं, तब जाके इवोल्यूशन होता है और ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई होता है या फिर ग्रो करता है। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज अ डिसेंट मॉडिफिकेशन, लेकिन ये जो डिसेंट मॉडिफिकेशन जनरेशन्स में होता है। नेक्स्ट, हार्डी विनबर्ग डिपिक्टेड इवोल्यूशन एज चेंज इन द जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। जीन पूल क्या है? डीएनए। जो आज की जो जनरेशन, आज के जो अर्थ की बात करें, अर्थ पे आज जो डीएनए है, कल वो सेम डीएनए नहीं रहेगा। जो हमारी जीन है वो चेंज होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म, सबके जीन्स चेंज होते रहते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? चेंज इन द जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। जो ऑर्गेनिज्म है, जो उनके जीन्स है, जब इसी में चेंजेस आते हैं तभी इवोल्यूशन होता है। तो इस सेंटेंस को हम याद रखेंगे और स्टेटमेंट को किसने दिया था उन्हें भी याद रखेंगे। हार्डी विनबर्ग ने इवोल्यूशन के लिए कहा था। क्या है ये? इट इज चेंज इन जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर सिंप्लीफाई करें, इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स द इमर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ लाइफ अक्रॉस सेवरल जनरेशंस। इमर्जेंस, कैसे लाइफ इमर्ज हुई है, कैसे लाइफ की शुरुआत हुई, जैसे कि बैक्टीरिया से अलग अलग लाइफ फॉर्म बने, ये इमर्जेंस था। डाइवर्जेंस, कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज क्या थे? मंकीज, बंदर थे, लेकिन हम उनसे डाइवर्ज हो गए, हम उनसे अलग हो गए। तो इवोल्यूशन क्या है? इमर्जेंस भी है प्लस डाइवर्जेंस भी है। उसके साथ साथ क्या है, इसमें हम प्रोग्रेस ऑफ लाइफ को भी पढ़ते हैं, लेकिन एक जनरेशन में नहीं, अक्रॉस सेवरल जनरेशन, अलग अलग जनरेशन हम पढ़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अलग अलग जनरेशन को स्टडी करते हैं। जब ये सारी स्टडी एक साथ करी जाती है, हम इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। अब आते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरीज की तरफ। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, सैकड़ों थ्योरीज दी गई हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। लेकिन जब हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगेन साइंस प्रूफ, फिर आपके साइंटिफिक प्रूफ पे बिलीव करता है, रीजनिंग पे बिलीव करता है। तो जब हम साइंस के हिसाब से फॉलो करते हैं, तो इवोल्यूशन में हमें तीन मेजर इवोल्यूशनरी थ्योरीज हमें देखने को मिलती है। लामार्किज्म, डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी, जिसे हम नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। सो इवन दो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरीज, मेजरली हम एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से या फिर साइंस के पर्सपेक्टिव से हम बस तीन इवोल्यूशनरी थ्योरीज को पढ़ते हैं, लामार्किज्म, डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी। इंडिविजुअली तीनों थ्योरीज 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लेते हैं अगर इनका डिफरेंस पूछ लिया गया तो ये 11 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम इसको 3 और 5 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। अगर इनको डिफरेंस आ गया तो बस ऐसे कंपेयर करके हम 11 मार्कर भी लिख लेंगे। So the first theory that we are going to deal today is Lamarckism। जो हमारी पहली थ्योरी आज की रहेगी वो है Lamarckism। देखते हैं Lamarckism के बारे में, किसने दिया है Lamarckism? It was propounded by Jean Baptiste Lamarck। इसको किसने propound करा, किसने पेश करा था? Jean Baptiste Lamarck ने इसको प्रेस्क्राइब करा था, ठीक। लेकिन इस थ्योरी को या फिर Lamarckism को हम एक और नाम से भी जानते हैं, देखते हैं, His Theory of Inheritance of Acquired Characteristics। एक्चुअली एक रिपोर्ट था, एक एसे था, जिसमें इन्होंने अपने व्यूज को डिपिक्ट करा था, और इस रिपोर्ट का जो पूरा नाम है वो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं लामार्किज्म। एनीवेज, इनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक बुक में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम क्या है? फिलोसॉफी जूलॉजिक। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, थ्योरी का नाम क्या है और बुक का क्या नाम है, इस चीज को हम मार्क करके रखेंगे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बुक का नाम क्या है? फिलोसॉफी जूलॉजिक, ठीक। नेक्स्ट, लामार्क के बारे में थोड़े बहुत टेडविड फैक्ट्स भी आ जाते हैं, ये आपके लिए प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लामार्क कॉइन्ड द टर्म इनवर्टिब्रेट्स एंड एनेलिडा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बाय द वे, एनेलिडा बहुत ही सिंपल एग्जांपल रहेगा, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है एनेलिडा। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बैकबोन नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो ये जो दोनों टर्म्स है लामार्क ने कॉइन करा था, ये हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया। साथ ही साथ द टर्म बायोलॉजी वाज आल्सो गिवन बाय लामार्क एंड ट्रीविरानस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया कि जो बायोलॉजी वाला जो टर्म है इसको दो पर्सन ने कॉइन करा है, लामार्क ने भी और ट्रीविरानस ने भी,
ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया। नेक्स्ट लमार्किज्म को डील करेंगे। व्हाट इज लमार्किज्म, एक एक करके इनकी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। ओके, इन रेस्पेक्ट टू evolution, Lamarck gave out 4 postulates, also known as propositions of Lamarckism। जब हम Lamarckism की बात करते हैं या फिर Lamarck की थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ पे 4 propositions है या फिर 4 थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एनीवेज, तो Lamarck ने कितनी थ्योरीज प्रपोज करी हैं? 4, उनके 4 पोस्टुलेट्स हैं, एक एक करके उन्हें डील करेंगे। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है या फिर पहला जो थ्योरी वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, लिविंग बीइंग्स हैव इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ व्हिच डिसाइड्स द ग्रोथ एंड आल्सो देयर लिमिट। बस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब ये रहेगा कि लमार्क का ये मानना है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है। अब इस फोर्स की वजह से एक ऑर्गेनिज्म कितना आगे जाएगा, कितना इवॉल्व होगा, या फिर वो रिग्रेस कर जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये डिसाइड करती है। जिसके पास ज्यादा वाइटल फोर्स होगी उसके जीने के चांसेस ज्यादा है और वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। जिसके पास नहीं है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस के पास ज्यादा वाइटल फोर्स था तो इसी वजह से वो बैक्टीरिया के स्टेज से लेते हुए बंदर बने, फिर बंदर से ह्यूमन में इवॉल्व हो गए। इनके पास ज्यादा वाइटल फोर्स थी। लेकिन वहीं पे डायनासोर वगैरह की बात करें, उनका लक खराब था या फिर वाइटल फोर्स खराब रही होगी, जो भी कह लो। ठीक, वो उस समय के जो चाहे आप अर्थक्वेक ले लो, कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ डायनासोर्स मर गए। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्हें बीमारियां वगैरह अफेक्ट करी, इसी वजह से वो मर गए। कुछ लोगों का कहना है खाना पीना नहीं मिला, इसी वजह से मर गए। जो भी रहा, लमार्क का ये कहना है कि भाई वाइटल फोर्स जिसमें ज्यादा है वो सर्वाइव करेगा, जिसमें नहीं है वो लुप्त हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक, सुनने में ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से हम इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन साइंस पूछती है ये फोर्स है क्या? जो वाइटल फोर्स है क्या है? काइनेटिक फोर्स हम समझ जाएंगे, पोटेंशियल फोर्स समझ जाएंगे, ठीक, लेकिन ये वाइटल फोर्स क्या है? साइंस के हिसाब से ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसे बताओगे भाई वाइटल फोर्स क्या है? कैसे मेजर करोगे इसमें ज्यादा है इसमें कम है? आप इसको मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो लमार्क ने तो बता दिया कि भाई एक चीज है, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज को वो प्रूव नहीं कर पाए। तो जहां पे इनकी थ्योरी सुनने में अच्छी है लेकिन साइंटिफिकली सही नहीं बैठती, लेकिन फिर भी उनका एक पोस्टुलेट है, उनकी एक थ्योरी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स होता है और इसी वाइटल फोर्स की वो आगे भी बढ़ सकता है और इसके लिए वो रुकावट बन सकता है। रुकावट कैसे? जिसमें ज्यादा वाइटल फोर्स है वो आगे बढ़ेगा, जिसके पास वाइटल फोर्स की कमी है वो वहीं पे रुक जाएगा या फिर वो एक वहीं पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पोस्टुलेट, इवोल्यूशन इज ऑलवेज नीड बेस्ड। मीनिंग क्या है? जब भी ऑर्गेनिज्म को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, बॉडी पार्ट की जरूरत पड़ती है, नीड की जरूरत होती है, तब उसके बॉडी में नए नए बॉडी पार्ट्स बनते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। देखते हैं कैसे क्या। Whenever there is need of new organs, the brain directs the muscles of that part of the body to develop particular type of organ। उनका ये मानना है जब भी हमारी बॉडी को नए ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, नए बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी में मैसेज सेंड करता है मसल्स के पास, फिर मसल्स नए बॉडी पार्ट्स डेवलप करते हैं और इन्हीं नए बॉडी पार्ट्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। अगेन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन है नहीं। लेकिन फिर भी प्रूफ देख लेते हैं लमार्क ने क्या प्रूफ दिया था। लमार्क का प्रूफ था जिराफ का एग्जाम्पल। लमार्क ने ये कहा, जैसे जिराफ की बात कर लेते हैं, जिराफ पहले जैसे जो हॉर्स है, डोंकी है, बस उन्हीं के हाइट जैसे ही था, लेकिन उसे खाना नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से उसने क्या करा? ऊंची डालियों पे उसने पत्तियों को तोड़ने की कोशिश करी। अब इस कोशिश के चक्कर में हुआ क्या? उसका जो गला है धीरे धीरे खींचने लगा, क्योंकि उससे जरूरत पड़ी कि हाँ अगर थोड़ा मेरा गला ज्यादा लंबा होता तो मैं ऊंची डालियों से भी पत्तियां वगैरह तोड़ सकता हूँ। तो इस नीड की वजह से धीरे धीरे उसकी जो गर्दन है वो क्या हो गया? लंबा हो गया और उसने पत्तियों का जो ऊंचे पेड़ की टहनियों पे जो पत्तियां वगैरह उसको उसने खाना शुरू करा। सुनने में अगेन अच्छा लगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि हाँ हमारी बॉडी में ऑर्गन बन सकता है, लेकिन अगेन प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली सही भी नहीं है। कैसे क्या है? जैसे कि इंसान की एक दिली ख्वाहिश है, सबकी है, आपकी हमारी सबकी बचपन से एक ख्वाहिश रही है, हमारे पूर्वजों से पता नहीं कितने जनरेशन रही। वी वॉन्ट टू फ्लाई। जब भी हम चिड़िया को देखते हैं हम उड़ना चाहते हैं, बचपन से हमारे भी पंख होते हैं।
तो अगर ये फैक्ट सही है, इवोल्यूशन इज नीड बेस्ड और ब्रेन से सिग्नल जाता है, इस वजह से नए बॉडी पार्ट्स बनते हैं, तो क्या हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक हमारी जनरेशन से कितनी बार ब्रेन से सिग्नल गया है भाई हमारा पंख होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हमारी विंग्स तो आए नहीं है। तो अगेन लमार्क ने जहां जिराफ के एग्जाम्पल को जस्टिफाई करा, वहीं पे हमारे विंग्स ना होने चीज को एक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो अगेन सुनने में ये सही लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगेन ये प्रूवन नहीं है, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करें, ब्रेन कैसे डिसाइड करेगा कौन सा ऑर्गन है नहीं है, और मसल्स कैसे बना देगा, क्योंकि इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है नए बॉडी पार्ट्स बनने का, वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे, डीएनए में है। अगर आपकी डीएनए चेंज हो जाती है तो बाकी सारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। तो इन्होंने जो कहा था कि ब्रेन से जो चीज होती है वो चीज सही नहीं है। यहाँ पे इनको बात करनी चाहिए थी डीएनए की, कि हाँ जीन चेंज होता है, डीएनए चेंज हो जाए तो हो जाए। लेकिन फिर भी उस समय के नॉलेज के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत सही बैठ जाती है कि हाँ बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे क्या होते रहता है, चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, इवोल्यूशन इज नीड बेस्ड। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज। देखते हैं इसके बारे में। द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज। लमार्क का ये कहना था कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज पे टिका हुआ है। मीनिंग ये है कि जिस बॉडी ऑर्गन को आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो बॉडी ऑर्गन ज्यादा इवॉल्व होगा, और जिसे आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो रिग्रेस कर जाएगा, गायब हो जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल लिया था स्नेक का, ठीक, ये माना जाता है और मतलब जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी मिल रही हैं, ठीक, उससे भी पता चला है कि सही भी है कि जो पहले के जो स्नेक्स थे उनके पास हाथ पैर हुआ करते थे, ठीक, लेकिन उनके बॉडी में हाथ पैर की जरूरत थी नहीं, तो धीरे धीरे वो गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं लमार्क के यहाँ पे थोड़े बहुत सही हो जाते हैं। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल हम खुद भी हैं, हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। बंदर का स्कल का साइज देखिए, हमारा स्कल का साइज देखिए, हमारा स्कल बहुत बड़ा है, हमारी ब्रेन साइज ज्यादा बड़ी है। तो रीजन क्या है, हमने ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करा तो हमारी ब्रेन ज्यादा इवॉल्व हो गई, साइज में बढ़ गई है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज वो बताना भूल गए, या फिर उन्हें पता भी नहीं था कि हाउ। चलो ये तो सही है कि कुछ बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, कुछ रिग्रेस कर जाते हैं, लेकिन कैसे, इस चीज को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए। इसका भी अगेन आज के साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, हमारी बॉडी में डीएनए की चेंजेस की वजह से हो रही है, जीन्स में चेंजेस की वजह से हो रही है। लेकिन उस समय लमार्क बता नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी ये पोस्टुलेट सही है, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, जहां पे बॉडी पार्ट्स जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा इवॉल्व होगा, जितना आप कम यूज करोगे वो गायब हो जाएगा। आपके करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर एग्जांपल लें, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में एब्स होंगे, ठीक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो एब गायब हो जाएगा और पॉट बेली आ जाएगा, ठीक। बस ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, जिस बॉडी पार्ट को ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा इवॉल्व होगा, जो नहीं वो गायब हो जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं लास्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, इस प्रिंसिपल की खासियत क्या है, देखते हैं। ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ इज ट्रांसमिटेड टू हिज नेक्स्ट जनरेशन। लमार्क का ये कहना था कि एक जनरेशन में पेरेंट ने जो जो ट्रेट्स, जो जो खूबियां एक्वायर करी हैं, वो सारी खूबियां ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इसी के चलते ही जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारी चीजें क्या होती जा रही हैं, ट्रांसफर होती जा रही है। सो ये हो गए हमारे लमार्क के चारों पोस्टुलेट्स, और इसी को हम कहते हैं लमार्किज्म। अगेन अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन में आ गया तो लमार्क के बारे में लिखेंगे और उनके चारों पोस्टुलेट्स को लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट चाहिए, आपको एक्स्ट्रा नंबर खींचना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एडिशन करने वाले हैं। देखते हैं लमार्क की जो पोस्टुलेट्स वो तो हमने डिस्कस कर ली, अब थोड़ा सा उन्हें क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं कि उसमें खामियां क्या है। देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म। व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म? द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बाय लमार्क
इज डिस्टिंक्ट एंड सिंपल। सुनने में समझने में लामार्किज्म बहुत ही सिंपल है, ठीक। वाइटल फोर्स है, हाँ होगा, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, हाँ जो बॉडी पार्ट ज्यादा यूज करेंगे वो इवॉल्व होगा, जो नहीं वो रिग्रेस हो जाएगा। फिर आता है इवोल्यूशन इज नीड बेस्ड, ये भी सही बैठ जाता है कुछ हद तक कि हाँ भाई बॉडी इवॉल्व होती रहती है, जरूरत के हिसाब से इवॉल्व होती रहती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, पेरेंट्स से जो ट्रेड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। सुनने में बड़ा सिंपल है और डिस्टिंक्ट भी है, जो पहले की थ्योरीज से बहुत ही डिस्टिंक्ट भी है। लेकिन एक ही यहाँ पे खामी रह जाती है, इट लैक्स साइंटिफिक एविडेंस। फिर भी दो प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म है, एक बार देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ लामार्किज्म, द इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन ऑर्गेनिज्म सजेस्ट विद इंक्रीज इन साइज एज मेंशन्ड बाय लामार्क। लामार्क की जो थ्योरी है कि ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करे वो इवॉल्व होंगे, ग्रो होंगे, ठीक। नॉर्मली ये होता है, जैसे ब्रेन का एग्जांपल लेते हैं, हर जनरेशन में हमारी ब्रेन बढ़ रही है, हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये हर एक ऑर्गेनिज्म पे फिट नहीं बैठता है। क्योंकि देख लेते हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर इवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट बाय रिडक्शन इन साइज। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ उल्टा हुआ है, जैसे वो इवॉल्व हुए उनकी साइज बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेनी फर्न्स एंड कॉनिफर्स वर जाइजेंटिक ट्रीज बट नाउ दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। फर्न्स जो आपके बुके वगैरह में यूज करा जाता है, कॉनिफर जो कोन के जो पेड़ हैं, जो शिमला वगैरह में आपने देखा होगा कॉनिफरस ट्रीज, ठीक। ये आज की तारीख में इनकी साइज बहुत कम हो गई है। जब जुरासिक एज वगैरह में ये पौधे थे तब इनकी साइज और ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में इवोल्यूशन के बाद इनकी साइज घट गई है। तो इवोल्यूशन में हमेशा ये नहीं होता कि चीजें बेटर हो जाएंगी या फिर बड़ी हो जाएंगी, उसका उल्टा भी हो सकता है, एंड लामार्क ने इस चीज को एक्सप्लेन करा ही नहीं था। लास्ट देख लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ टू द ऑफस्प्रिंग इज नॉट पॉसिबल, कि भाई पेरेंट्स से सारे के सारे ट्रेट ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लैक स्मिथ एंड मेटल वर्कर्स जो लोहे के काम वगैरह करते हैं हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स बट सच स्ट्रॉन्ग मसल इज नॉट ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ आवर अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ अस ऑफ आवर रिलेटिव्स दे आर इनटू एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। दादा चाचा कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पापा का एग्जाम्पल ले लीजिए, अंकल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई ना कोई हमारे घर के फार्मर कम्युनिटी से मिल ही जाएंगे। वो जिम वगैरह नहीं जाते लेकिन उनकी बॉडी में वेल टोन मसल है ना, ठीक, ऐप वगैरह भी लगभग होंगे, लेकिन उनके बच्चों में, हम में और आप में क्या वही सेम एब्स वगैरह मौजूद है? उनके जैसे मसल्स, वेल बिल्ट मसल, क्या वही मसल हमारी बॉडी में? नहीं। लेकिन लामार्क ने तो कहा था कि सारे प्रॉपर्टीज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं। तो ये कुछ इश्यूज हैं लामार्क के और यही क्रिटिसिज्म बन जाती। तो अगेन विद दिस वी आर डन विथ योर लामार्क। लामार्क के हम क्या याद रखेंगे? हु वाज लामार्क प्लस 4 postulates ऑफ लामार्किज्म एंड क्रिटिसिज्म। 5 मार्कर में अगर आ गया तो लामार्क और उनके पोस्टुलेट लिखेंगे और वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस पूछ लिया गया, लामार्क वर्सेस डार्विनिज्म ऐसे कुछ पूछ लिया, तो हमें ये क्रिटिसिज्म भी लिखना पड़ेगा, ठीक। सो विद दिस विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर। हैव ए गुड डे, टेक केयर।